Hello students, in this session we will talk about the apparent depth। जैसा कि आप लोग देखते होंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी वाटर के अंदर रखी हुई है, जैसे मैंने एक यहाँ पे पॉन्ड ड्रॉ किया है और एक ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट पे इस वाटर सरफेस के बेसमेंट पे एक ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट पे रखी हुई है, तो जब इसको हम इस वाटर के बाहर से देखते हैं, एयर मीडियम से देखते हैं, तो ये हमें इस बेस पे ना दिख के कुछ और ऊपर दिखाई देती है। जैसा कि आप तालाब में देखते होंगे, अगर कोई फिश तैर रही है तो जो हम उसकी एक्चुअल लोकेशन ऑब्जर्व कर रहे हैं वो उसकी एक्चुअल लोकेशन नहीं होती है, एक्चुअल में वो फिश और नीचे होती है। करेक्ट। अब ये क्यों होती है? दिस फेनोमेना ऑकर्स ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से जो हमें दिखाई देती है वो ऑब्जेक्ट की इमेज होती है, और वो ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट की एक्चुअल पोजीशन पे नहीं बनती है, उससे कुछ दूर बनती है। करेक्ट। तो इस इमेज की लोकेशन को ही हमने मान लिया है एच डैश, और उसे बोलते हैं अपीयरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट। राइट। तो यहाँ पे एक सिस्टम हमने कंसीडर किया है। सपोज ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस से एच डिस्टेंस पे है, इसको हम रियल डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। करेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रही है, तो एक लाइट रे ये नॉर्मल डायरेक्शन में आ रही है इस सरफेस पे, जो कि एयर और वाटर का इंटरफेस है, वहां से रिफ्रेक्ट होगी। तो चूंकि ये लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, ये सीधे निकल जाएगी। दूसरी कोई ऑब्लिक रे कंसीडर कर रहे हैं हम, सपोज एक लाइट इस डायरेक्शन में गई, करेक्ट, और बी पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, अब यहाँ पे इसका रिफ्रैक्शन होगा। करेक्ट। इंसिडेंट एंगल हमने आई कंसीडर कर लिया है, और रिफ्रैक्शन के बाद जो एंगल बन रहा है उसे आर कंसीडर कर लिया है। अब आफ्टर रिफ्रैक्शन, चूंकि लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में मूव कर रही है, तो ये लाइट रे किधर बेंड होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और अगर ये लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी तो यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है जो इस लाइट रे को ऑब्जर्व कर रहा है, करेक्ट, उस तक पहुंचती है। तो जब ये इस लाइट रे को देखेगा तो इसको क्या एक्सपीरियंस होगा कि ये लाइट रे इसी सिधाई पे कहीं आ रही है, इधर से आ रही है। करेक्ट। तो एक्चुअली इमेज का फॉर्मेशन ऐसे तो होता है रिफ्रैक्शन के केस में कि रिफ्रैक्टेड लाइट जिस पॉइंट पे कोइंसाइड करती है या कोइंसाइड करती हुई अपीयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इमेज पॉइंट। करेक्ट। तो ये लाइट रे इस पॉइंट पे कोइंसाइड करती हुई अपीयर हो रही है। करेक्ट। तो ये अपीयरेंट इमेज हमें दिखाई देगी। यहाँ पे इसको हमने बढ़ाया, यहाँ पे कट किया। करेक्ट। तो इस अपीयरेंट इमेज की लोकेशन को हमने ओ डैश एज्यूम कर लिया। करेक्ट। अब हमें जो है इस एच डैश की वैल्यू को कैलकुलेट करना है एक्चुअल डेप्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में। तो हम क्या कर सकते हैं, लेट अस सी। जैसे यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, उन दोनों ट्रायंगल्स को बाहर निकाल रहे हैं। जैसे एक ट्रायंगल हमने ये कंसीडर किया जो कि है ट्रायंगल ए बी और ओ, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल। करेक्ट। अब इसमें अगर देखें बड़े वाले ट्रायंगल में, तो चूंकि ये बड़ा वाला ट्रायंगल कि ये जो नॉर्मल है, जिस लाइन पे पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है वहां पे नॉर्मल ड्रॉ किया, और ये लाइन, ये दोनों कैसी हैं? पैरेलल लाइंस हैं। और ये लाइट रे क्या कर रही है? इन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है दोनों को। तो ये दोनों अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, और अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। यानी अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा। ये बड़े ट्रायंगल की बात हो गई। अब हम बात करते हैं स्मॉलर ट्रायंगल की, विच इज दिस वन, ट्रायंगल ए बी एंड ओ डैश। अब इसमें हम एंगल को देखते हैं, क्योंकि ये हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर इस लाइन को हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे कट कर रही है, और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं इस टाइम पे, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। और ये एंगल, ये जो एंगल है ये इससे इक्वल होगा। ज्योमेट्री से अगर हम देखेंगे तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा? आर के बराबर हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड एंगल के बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो अब इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं कोई भी। यहाँ पे हम निकाल रहे हैं
इस वाले ट्रायंगल में साइन आई, तो साइन आई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है ए बी और हाइपोटेन्यूज कितना है बी ओ। दूसरे ट्रायंगल में हमने अप्लाई कर दिया साइन आर, करेक्ट, तो हमें क्या मिल जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई बी ओ डैश, राइट। ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, इनको डिवाइड कर दें अगर, करेक्ट, अगर हम निकालें साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, तो हमें यहां से रिलेशन मिल जाएगा, ये दोनों ए बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या मिल जाएगा बी ओ डैश डिवाइडेड बाई बी ओ, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां से साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू हमें ज्योमेट्री से मिल गई बी ओ डैश डिवाइडेड बाई बी ओ, करेक्ट। अब हम क्या कर सकते हैं, इन पॉइंट्स पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं, और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, स्नेल्स लॉ। सो यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर दैट विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टेड जोन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे जो कि एयर मीडियम है, और इंसिडेंट जोन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि वाटर मीडियम है, करेक्ट। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस में देखें तो साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू है जिसको रिप्लेस कर सकते हैं हम, तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को यूज करने पर हमें क्या मिल गया डी ओ डैश डिवाइडेड बाई डी ओ, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू ए डिवाइडेड बाई म्यू डब्ल्यू। ये रिलेशन हमें मिल गया। अब यहाँ पे एक एजम्पशन कंसीडर करते हैं, क्योंकि आई का डायमीटर बहुत ही कम होता है, करेक्ट, तो बहुत ज्यादा रेज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, इस पे इंसिडेंट नहीं होंगी, तो ये ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएगा। कौन सी रेज को ऑब्जर्व कर पाएगा, जो इसके बहुत करीब जा रही हो। इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर बी पॉइंट इस ए पॉइंट के बहुत पास होगा तभी उन्हीं रेज को ये आई क्या कर पाएगी, ऑब्जर्व कर पाएगी। तो यहाँ पे एक लिमिट ले रहे हैं, ड्यू टू वेरी स्मॉल डाया ऑफ आई, ये क्या होगा, बी पॉइंट जो है ए के नियर होगा, करेक्ट, बी पॉइंट इज वेरी नियर टू ए। अब अगर ये पॉइंट नियर होगा तो ये जो बी ओ की वैल्यू है क्या वो ए ओ की वैल्यू के बराबर हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली, बिल्कुल, और जो बी ओ डैश की वैल्यू है वो ए ओ डैश की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली, करेक्ट। तो यहां से हमें क्या मिल गया, बी ओ डैश इक्वल टू ए ओ डैश एंड बी ओ इक्वल टू ए ओ, राइट। अब इन वैल्यूज को हम यहां पे पुट कर सकते हैं। सबसे पहले ए ओ डैश की वैल्यू जो हमने यहाँ पे एज्यूम की है क्या है, अपीयरेंट डेप्थ, जो कि एच डैश के इक्वल है, और ए ओ किसके इक्वल है, ए ओ एक्चुअल डेप्थ है ऑब्जेक्ट की जो कि एच है, राइट। अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सपोज दिस इज इक्वेशन थर्ड में इन वैल्यूज को जब अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें जो है एक रिलेशन मिल जाएगा एच डैश डिवाइडेड बाई एच दैट इज इक्वल टू म्यू ए डिवाइडेड बाई म्यू डब्ल्यू, राइट। अब चूंकि एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, करेक्ट, तो उसको हमने पुट कर दिया और यहां से एच डैश लिख लिया एच और ये 1 पुट कर दिया, तो ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा म्यू डब्ल्यू, राइट। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, अपीयरेंट डेप्थ का फॉर्मूला हमें मिल गया। दिस इज व्हाट द अपीयरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट जो हमें यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है, करेक्ट। अब हमें दूसरी चीज क्या कैलकुलेट करनी है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और हमें दिखाई कहां पे दे रही है, इस ओ डैश पॉइंट पे, तो ये ऑब्जेक्ट कितनी शिफ्टेड दिखाई दे रही है, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं अपीयरेंट शिफ्ट। उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, अपीयरेंट शिफ्ट। वो क्या है, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये अपीयरेंट शिफ्ट डी है और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में, राइट।
तो अपीयरेंस शिफ्ट d की वैल्यू अगर ज्योमेट्री देखें हम, तो ये टोटल हाइट h है और ये h डैश है। अगर h में से h डैश को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो बचता है d, मींस दिस इज व्हाट h माइनस h डैश इक्वल टू d। h क्या है? रियल डेप्थ है और h डैश क्या है? अपीयरेंट डेप्थ है, जिसकी वैल्यू हमें पता है h बाई म्यू डब्ल्यू, राइट। तो यहां से हमें h कॉमन मिल जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू डब्ल्यू। ये क्या हो जाएगी? अपीयरेंट शिफ्ट, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट इतना शिफ्टेड दिखाई देगी हमें वाटर के अंदर, क्लियर। तो इस तरीके से हम अपीयरेंट शिफ्ट और अपीयरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। होपफुली ये पूरा डेरिवेशन आपको क्लियर होगा। थैंक यू।